जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए लूसेंट बुक को फॉलो कर रहे हैं। ये बुक इन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर ये बुक फॉलो करते हैं तो आपको अलग से एनसीईआरटी क्वेश्चन या बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अलग से करने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछा गया है, तो अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये है हमारे टेलीग्राम का लिंक। अगर हम चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पंडित एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक को पूरा हम कराने वाले हैं। हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से यूनिट नंबर 2 पादप जगत का वर्गीकरण को अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 1 को अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और साथ में हम लोग ज्योग्राफी का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है, लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? वो लिनियस का है। वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो वो स्वीडिश ने किया था, वो स्वीडिश ने। आगे हैं, पुष्प पादपों को सब किस में रखा गया है? पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो वो फेनरो गेम्स में रखा गया है, फेनरो गेम्स में। पुष्पी पादपों में अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? अपुष्पी पादपों को वो क्रिप्टो गेम्स में रखा गया है, क्रिप्टो गेम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? एस्पेसीज। हाइड्रोफाइटा होते हैं। हाइड्रोफाइटा क्या होते हैं? ये जलीय पौधे। हाइड्रोफाइटा जो है वो जलीय पौधे होते हैं। द्विनाम पद्धति के अभिप्राय हैं पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो बताते हैं उनके पौधे का जो है वो वंश और प्रजाति बताता है, वंश और प्रजाति। आगे हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं तो वो क्या कहलाता है? अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु को खोज किसने किया था? वो ल्यूएन हुक ने। आगे हैं, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो हैं, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ समपोषी होते हैं। यानी कि कुछ जीवाणु जो हैं वह समपोषी होते हैं और कुछ विषमपोषी होते हैं। आगे हैं, जीवाणुओं को पौधे माना गया है। जीवाणुओं को पौधे माना गया क्योंकि इसमें जो होते हैं ये कठोर कोशिका भित्ति होते हैं। इनमें जो होते हैं कठोर कोशिका भित्ति होते हैं, ये पौधे के समान। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है तो क्या नहीं होता है? सूत्र कणिकाएँ नहीं होते हैं। आगे हैं, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? वो छड़ रूपी होती है, वो लंबा जैसा। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो गुलाणु कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु क्या कहलाते हैं? कोकस, वो कोकस कहलाते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? वो स्पाइरलम कहलाता है। आगे हैं, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो वो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? वो जीवाणु सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ण की लवक। पाश्चर प्रसिद्ध हैं किसके लिए? ये रोगों की चर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध हैं। आगे हैं, जीवाणु निम्नलिखित में सबसे छोटा जीव कौन है? तो वह माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन की यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। आगे हैं, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। तो कुछ
एल्ग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, कुछ एल्ग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। अधिकांश नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उसमें जो होते हैं जीवाणु संकुचित हो जाते हैं और इस तरह से मर जाता है। जीवाणु नमक अधिक होने के कारण जीवाणु संकुचित हो जाते हैं और जीवाणु मर जाते हैं। आगे हैं मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु की क्या नाम है? एशेरिचिया कोलाई। एशेरिचिया कोलाई। तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न किससे होती है? वो क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक अधिकांश प्राय होता है। एंटीबायोटिक अधिकांश किससे प्राप्त होता है? वो जीवाणुओं से। वो जीवाणुओं से एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। आगे हैं यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितना जीवाणु बनेंगे? यानी कि 1 घंटे में 8 बन रहा है तो दूसरे घंटे में फिर 8 बन जाएंगे, यानी कि दोनों घंटे मिला के 64 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक है? ये फली फसल सहायक हैं जिस पौधे में फल लगता हो। आगे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो वह है ऑक्सीजन का अवशोषण का कार्य करता है। चाय की पत्तियों में क्यूरिक में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो वो जीवाणुओं का उपयोग होता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तजीवी जीवाणु कौन से हैं? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो वो है एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। कौन करता है? वो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। आगे हैं दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध दही के रूप में जमता है। निम्न में कौन सजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो है राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इवानवोस्की ने किया। विषाणु माने जाते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप, ये ना तो ये पूर्ण रूप से सजीव हैं और ना ही पूर्ण रूप से निर्जीव हैं, यानी कि ये बीच की कड़ी को माना जाता है। आगे हैं निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो वो विषाणु में जो है वो एंजाइम नहीं होते हैं। आगे हैं TMV शब्द संबंधित हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा तंबाकू मोजेक वायरस। तो ये किससे संबंधित हैं? ये विषाणुओं से संबंधित हैं। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि किसमें करता है? जीवित कोशिकाओं में। ये विषाणु जो है वो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। जीवाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इसमें ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित किसमें होते हैं? वो विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। विषाणु में क्या होते हैं? वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? वो है विषाणु। शैवाल विज्ञान की किसकी अध्ययन है? वो शैवाल का ही अध्ययन है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। हाइड्रा में स्रवी कोशिकाओं में कौन सा सजीवी शैवाल मिलता है? तो यो यूक्लोरेला नामक सजीवी शैवाल मिलता है। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है। सारगासो समुद्र का नाम किससे पड़ा है? ये शैवालों के कारण सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? ये आयोडीन होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो वो लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है।
कैल्प प्राप्त होता है। कैल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से, समुद्री शैवालों से। निम्नलिखित में कौन सा संपोषित है? निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? तो वह है शैवाल। शैवाल जो है ये पौधों की तरह ये कार्य करता है, ये स्वपोषी है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं है। निम्न में कौन से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? निम्न में कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयुक्त होता है? तो यह राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एंजोला, ये सारे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह है शैवाल के कारण हुआ है। एगार किससे तैयार होता है? एगार किससे तैयार होता है? तो ये शैवालों से तैयार होता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं? तो वह है फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वो काइटिन व हेमिसेल्यूलोज का बना होता है। आगे हैं कवकों द्वारा रिजर्व या स्टोर भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो वो है ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक जो हैं वो किस तरह से होते हैं? वो विविध पोषी होते हैं। आगे हैं माइकोराइजा सजीवी संबंध किनके मध्य होते हैं? माइकोराइजा सजीवी संबंध किसके मध्य होते हैं? तो वह है कवकों व उच्च पौधों की जड़ों में। आगे हैं वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाता है? कॉर्टिकोलस। ये कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। आगे हैं गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। आगे हैं निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं? निम्न में किसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं? तो वो किसमें नहीं होते हैं? वो कवक में नहीं होते हैं। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट किससे उत्पन्न होता है? फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। आगे हैं डबल रोटी का निर्माण में काम आने वाले कवक हैं। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक हैं। तो वह कौन सा है? वो है सोक्रोमाइसिस सेरोविसी। पेनिसिलियम क्या है? तो यह एक प्रकार का कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। आर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो वह है क्लोवीसेप्स से प्राप्त होता है। क्लोवीसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। ईस्ट में काय का जनन होता है। ईस्ट में काय का जनन किससे होता है? ये मुकुलन द्वारा होता है। जब गेहूं के गुत्थे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इसमें CO2 का उत्पादन कर रोटी के स्पंजी बना देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।